हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, आज है हमारा क्लास 7 का एनसीईआरटी सीरीज में चैप्टर नंबर 7, क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। तो क्लास को पूरा देखिएगा, क्योंकि आपकी सीटेट की परीक्षा में एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन प्रश्न पूछे जाते हैं और आपका सीटेट का पेपर 8 से 10 दिन बाद होना है। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। लोगों का वर्णन करने का सबसे सामान्य तरीका है उनकी बोलचाल की भाषा से उन्हें परिभाषित करना। और जब हम किसी व्यक्ति को तमिल या उड़िया कहते हैं तो आमतौर पर इसका अर्थ होता है कि वह तमिल अथवा उड़िया भाषा बोलता है और तमिलनाडु या उड़ीसा में रहता है। इसी तरह से हम प्रत्येक क्षेत्र को कुछ खास किस्म के भोजन, वस्त्र, काव्य, नृत्य और संगीत तथा चित्रकला से जोड़ सकते हैं। कभी कभी हम इन अस्मिताओं को मानकर चलते हैं और सोचते हैं कि ये युग युगांतरों से अस्तित्व में है, किंतु भिन्न भिन्न क्षेत्रों के बीच विभाजक सीमाओं के बनने के समय की भूमिका रही है, जिन्हें हम आज क्षेत्रीय संस्कृतियां समझते हैं। वे समय के साथ बदलती रहती हैं। ये क्षेत्रीय संस्कृतियां जटिल प्रक्रिया से विकसित हुई हैं और इस प्रक्रिया के तहत स्थानीय परंपराओं को और उपमहाद्वीप के अन्य भागों के विचारों को आदान प्रदान ने एक दूसरे को संपन्न बनाया है। जैसा कि हम देखेंगे, कुछ परंपराएं तो कुछ विशेष क्षेत्रों की अपनी हैं, जबकि कुछ अन्य भिन्न भिन्न क्षेत्रों में एक समान प्रतीत होती हैं। परंतु इसके विपरीत अतिरिक्त कुछ अन्य परंपराएं एक खास इलाके के पुराने रीति रिवाजों से तो निकली हैं, परंतु अन्य क्षेत्रों में जाकर उन्होंने एक नया रूप ले लिया है। चेर और मलयालम भाषा का विकास। भाषा और क्षेत्र के बीच अंतर संबंध में एक उदाहरण से अपना विश्लेषण प्रारंभ करें। महोदयपुरम का चेर राज्य प्रायद्वीप के दक्षिणी भाग पश्चिमी भाग में, जो आज के केरल राज्य का हिस्सा है, 9वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था। संभवतः मलयालम भाषा इस इलाके में बोली जाती थी और इसके शासकों ने मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग अपनी अभिलेखों में किया। वस्तुतः इस भाषा का प्रयोग महाद्वीप के सरकारी अभिलेखों के किसी क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग से पहले उदाहरणों में से एक है। साथ साथ चेर लोगों ने संस्कृत की परंपराओं से भी बहुत कुछ ग्रहण किया। केरल का मंदिर रंगमंच, जिसकी परंपरा इस युग तक खोजी जा सकती है, संस्कृत के महाकाव्यों पर आधारित था। और मलयालम भाषा की पहली संस्कृतियां, जो लगभग 12वीं शताब्दी की बताई जाती हैं, प्रत्यक्ष रूप से संस्कृत की ऋणी है। हमने ये भी एक काफी रोचक तथ्य है कि 14वीं शताब्दी का ये ग्रंथ तिलकम, जो व्याकरण तथा काव्यशास्त्र विषयक है, उस प्रणि प्रबालम शैली में लिखा गया था। और प्रणि प्रबालम शैली का शाब्दिक अर्थ है हीरा और मूंगा। यहाँ दो भाषाओं, संस्कृत तथा क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ प्रयोग की ओर संकेत करता है। शासक और धार्मिक परंपराएं। जगन्नाथपंथी संप्रदाय। अन्य क्षेत्रों में संस्कृतियां क्षेत्रीय धार्मिक परंपराओं से विकसित हुई और इस प्रक्रिया का सर्वोत्तम उदाहरण है शासक और धार्मिक परंपराएं, जगन्नाथी संप्रदाय। अन्य क्षेत्रों में क्षेत्रीय संस्कृतियां क्षेत्रीय धार्मिक परंपराओं से विकसित हुई थी और इस प्रक्रिया का सर्वोत्तम उदाहरण है पुरी उड़ीसा में जगन्नाथ का संप्रदाय। जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ होता है दुनिया का मालिक, जो विष्णु का पर्यायवाची है। आज तक जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा स्थानीय जनजातियों लोगों द्वारा बनाई गई थी और जिससे तात्पर्य ये निकलता है कि जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे और जो आगे चलकर विष्णु का रूप मान लिया गया। और 12वीं शताब्दी में गंग वंश के एक प्रतापी शासक राजा अनंत वर्मन ने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाने का निश्चय किया और उसके बाद 1230 में राजा अनंग भीम तृतीय ने अपना राज्य पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित कर दिया और स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनियुक्त घोषित किया। ज्यों ज्यों इस मंदिर का तीर्थ स्थल यानी तीर्थ यात्रा के केंद्र के रूप में महत्व प्राप्त होता गया,
सामाजिक तथा राजनीतिक मामलों में भी इसकी सत्ता बढ़ती गई और जिन्होंने भी उड़ीसा को जीता, जैसे मुगल, मराठे और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, सबने इस मंदिर पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयत्न किया। वे ये सब महसूस करते थे कि मंदिर पर नियंत्रण प्राप्त करने से स्थानीय जनता में उनका शासन स्वीकार्य हो जाएगा। राजपूत और सूरवीरता की परंपराएं। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश लोग उस क्षेत्र को, जहां आज अधिकांश राजस्थान स्थित है, राजपूतना पूताना कहते थे और ये समझा जा सकता था कि वह ऐसा प्रदेश था जहां केवल अथवा प्रमुख रूप से राजपूत ही रहा करते थे। लेकिन ये आंशिक रूप से सत्य है कि ऐसे अनेक समूह थे जो आज भी मौजूद हैं, जो उत्तरी तथा मध्यवर्ती भारत के अनेकों क्षेत्रों में अपने आप को राजपूत कहते हैं। और ये भी सच है कि राजस्थान में राजपूतों के अलावा अन्य लोग भी रहते थे। तथापि अक्सर ये माना जाता है कि राजपूतों ने राजस्थान के एक विशिष्ट संस्कृति प्रदान की और ये सांस्कृतिक परंपराएं वहाँ के शासकों के आदर्शों तथा अभिलाषाओं के साथ घनिष्ठता से जुड़ी हुई हैं और लगभग 8वीं शताब्दी से आज के राजस्थान के अधिकांश भाग पर विभिन्न परिवारों के राजपूत राजाओं का शासन रहा। पृथ्वीराज एक ऐसा ही शासक था और ये शासक ऐसे सूरवीरों के आदेशों को आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखते थे, जिन्होंने रण क्षेत्र में बहादुरी से लड़ते हुए अक्सर मृत्यु का वरण किया था मगर पीठ नहीं दिखाई। राजपूत सूरवीरों की कहानियों का काव्यों एवं गीतों में सुरक्षित है। ये विशेष रूप से प्रशिक्षित चारण भाटों द्वारा बनाई जाती थी और ये काव्य एवं संगीत ऐसे सूरवीरों की स्मृति को सुरक्षित रखते थे और उनसे ये आशा की जाती थी कि वे अन्य जनों को भी उन सूरवीरों का अनुकरण करने के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित करेंगे। और जनसाधारण भी इन कहानियों से आकर्षित होते थे और इन कहानियों में अक्सर नाटकीय स्थितियों, स्वामी भक्ति, मित्रता, प्रेम, शौर्य, क्रोध आदि प्रबल संवेगों का चित्रण होता था। क्या स्त्रियों को भी इन कहानियों में स्थान प्राप्त था? कहीं कहीं ये चित्रित किया गया कि स्त्रियां अपने सूरवीर पतियों का जीवन मरण दोनों में अनुसरण करती थीं और सती प्रथा यानी विधवाओं द्वारा अपने मृतक पतियों की चिता पर जिंदा जला जाने की प्रथा का भी कुछ कहानियों में उल्लेख पाया जाता है। और इस प्रकार जो लोग सूरवीरता के आदर्शों का पालन करते थे, उन्हें अक्सर इस आदर्श के लिए अपने जीवन का बलिदान करना होता था। क्षेत्रीय सीमांतों से परे कथक की नृत्य की कहानी। यदि सूरवीरता की परंपराएं भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न रूपों में मिल सकती हैं, तो नृत्य के विषय में भी यह सच है कि आइए नृत्य के रूप में कथक के इतिहास को देखें। ये नृत्य शैली उत्तर भारत के अनेक भागों से जुड़ी है और कथक शब्द का कथा शब्द से निकला है, जिसका प्रयोग संस्कृत तथा अन्य भाषाओं में कहानी के लिए किया जाता था। और कथक मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में कथा यानी कहानी सुनने वालों की एक जाति थी और ये कथाकार अपने हाव भाव तथा संगीत से अपने कथावाचन को अलंकृत किया करते थे। 15वीं तथा 16वीं शताब्दियों में भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ कथक एक विशिष्ट नृत्य शैली का रूप धारण करने लगा। राधे राधा कृष्ण के पौराणिक आख्यान लोक नाट्य के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे और उन्हें रासलीला कहा जाता था। रासलीला में लोक नृत्य के साथ कथक कथाकार के मूल हाव भाव भी जुड़े होते थे। मुगल बादशाहों और उनके अभिजातों के शासनकाल में कथक नृत्य राज दरबार में प्रस्तुत किया जाता था और जहां इस नृत्य में अपने वर्तमान अभिलक्षण अर्जित किए, वह एक विशिष्ट नृत्य शैली के रूप में विकसित हो गया। आगे चलकर ये दो परंपराओं अर्थात घरानों में फला फूला और राजस्थान के राज दरबारों में, लखनऊ में अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में ये एक प्रमुख कला रूप में उभरा था। 1850 से 1875 के दौरान ये नृत्य शैली के रूप में इन दो क्षेत्रों में नहीं बल्कि आज के पंजाब, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, बिहार तथा मध्य प्रदेश के निकटवर्ती इलाकों में भी पक्के तौर पर संस्थापित हो गया। और इसकी प्रस्तुति में क्लिष्ट तथा द्रुत पद का संचालन
उत्तम वेशभूषा तथा कहानियों के प्रस्तुतिकरण एवं अभिनय पर जोर दिया जाने लगा। अनेक अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों की तरह कथक को भी 19वीं तथा 20वीं शताब्दियों में अधिकांश ब्रिटिश प्रशासकों ने नापसंद किया। फिर भी ये जीवित बचा रहा और गणिकाओं द्वारा पेश किया जाता रहा। स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद तो देश में 6 शास्त्रीय नृत्य रूपों में मान्यता मिल गई। ये कौन कौन से थे? भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली केरल, ओडिसी उड़ीसा, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मणिपुरी मणिपुर और कथक उत्तर प्रदेश। संरक्षकों के लिए चित्रकला लघु चित्रों की परंपरा। एक अन्य परंपरा जो कई रीति रिवाजों से विकसित हुई वह थी लघु चित्रों की परंपरा। लघु चित्र जैसा कि नाम से ही पता चलता है, छोटे आकार के चित्र जिन्हें आमतौर पर जल रंगों से या कपड़े पर या कागज पर चित्रित किया जाता था और प्राचीनतम लघु चित्र तालपत्रों लकड़ी की तख्तियों पर चित्रित किए जाते थे। इनमें से सर्वाधिक सुंदर चित्र जो पश्चिम भारत पर पाए जाने में गए जैन ग्रंथों को सचित्र बनाने के लिए प्रयोग किए गए थे। मुगल बादशाह अकबर, जहांगीर, शाहजहां ने अत्यंत कुशल चित्रकारों का संरक्षण प्रदान किया था और जो प्राथमिक रूप से इतिहास और काव्यों की पांडुलिपियां चित्रित करते थे। ये पांडुलिपियां आमतौर पर चटक रंगों में चित्रित की जाती थीं। उनके दरबार में लड़ाई, शिकार के दृश्य, सामाजिक जीवन के अन्य पहलू चित्रित किए जाते थे। अक्सर उपहार के दौर पर भी इन चित्रों का आदान प्रदान किया जाता था और ये कुछ गिने चुने लोगों, बादशाह और उनके घनिष्ठ जनों द्वारा ही देखे जा सकते थे। मुगल साम्राज्य के पतन के साथ अनेक चित्रकार मुगल दरबार छोड़कर नए उभरने वाले क्षेत्रीय राज्यों में दरबारों में चले गए और इसके परिणाम स्वरूप मुगलों की कलात्मक रुचियों ने दक्षिण के क्षेत्रीय दरबारों और राजस्थान के राजपूती दरबारों को प्रभावित किया। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने अपनी विशेषताओं को सुरक्षित रखा और उनका विकास भी किया। मुगल उदाहरणों का अनुसरण करते हुए शासकों तथा उनके दरबारों के दृश्य चित्रित किए जाने लगे और इनके साथ साथ मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा और किशनगढ़ जैसे केंद्रों में पौराणिक कथाओं तथा काव्यों के विषय का चित्रण बराबर जारी होता रहा। ऐसा ही एक अन्य क्षेत्र था आधुनिक हिमाचल प्रदेश के इर्द गिर्द हिमालय की तलहटी का इलाका। 17वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में इस क्षेत्र में लघु चित्रकला की एक साहसपूर्ण एवं भावप्रवण शैली का विकास हो गया जिसे बसोहली शैली कहा जाता है। यहाँ जो सबसे लोकप्रिय पुस्तक चित्रित की गई थी वह थी भानुदत्त की रसमंजरी। 1739 में नादिर शाह के आक्रमण और दिल्ली विजय के परिणाम स्वरूप मुगल कलाकार मैदानी इलाकों की अनिश्चितताओं से बचने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों की ओर पलायन कर गए और उन्हें वहां जाते ही आश्रयदाता तैयार मिले, जिसके फलस्वरूप चित्रकारी की कांगड़ा शैली भी विकसित हुई। 18वीं शताब्दी के मध्य भाग तक कांगड़ा के कलाकारों ने एक नई शैली विकसित की जिसे लघु चित्रकारी में एक नई जान डाल दी। उनकी प्रेरणा का स्रोत वहां की वैष्णव परंपराएं थी और ठंडे नीले और हरे रंगों सहित कोमल रंगों का प्रयोग और विषयों का काव्यात्मक निरूपण कांगड़ा शैली की विशेषता थी। स्मरण रहे कि साधारण स्त्री पुरुष भी बर्तनों, दीवारों, कपड़ों, फर्श आदि पर अपनी कलाकृतियां चित्रित करते थे और कला के इन नमूनों में से कुछ ही बच पाते थे। इसके विपरीत लघु चित्रों राजमहलों में सावधानी पूर्वक रखे जाते थे जिससे वे सदियों तक सुरक्षित रहे। बंगाल एक नजर नजदीक से एक क्षेत्रीय भाषा का विकास। जैसा कि हमने प्रारंभ में देखा था कि हम अक्सर क्षेत्रों के नाम वहां के निवासियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा के अनुसार
निर्धारित करती हैं। इसीलिए हम ये मान लेते हैं कि बंगाल में लोग हमेशा बंगाली ही बोलते थे, किंतु ये एक दिलचस्प बात है कि आज बंगाली संस्कृत से निकली हुई भाषा मानी जाती है। प्रारंभिक ईसा पूर्व प्रथम सहस्त्राब्दी के मध्य भाग में संस्कृत ग्रंथों से ये पता चलता है कि बंगाल के लोग संस्कृत से उपजी हुई भाषाएं नहीं बोलते थे। तो फिर नई भाषा का उद्भव कैसे हुआ? ईसा पूर्व चौथी शताब्दी में बंगाल और मगध के बीच वाणिज्यिक संबंध स्थापित होने लगे, जिसके कारण संभवतः संस्कृत का प्रभाव बढ़ता गया। और चौथी शताब्दी के दौरान गुप्त वंशीय शासकों ने उत्तरी बंगाल पर अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लिया और वहां ब्राह्मणों को बसाना शुरू कर दिया। इस प्रकार गंगा की मध्य घाटी की भाषाई तथा सांस्कृतिक प्रभाव अधिक प्रबल हो गया और 7वीं सदी में चीनी यात्री ह्यून सांग ने यह पाया कि बंगाल में सर्वत्र संस्कृत से संबंधित भाषाओं का प्रयोग हो रहा था। और 8वीं शताब्दी में पाल शासकों के अंतर्गत एक क्षेत्रीय उद्भव राज्य का उद्भव हुआ। 14वीं से 16वीं शताब्दियों के बीच बंगाल पर सुल्तानों का शासन रहा, जो दिल्ली में स्थित शासकों से स्वतंत्र थे। 1586 में जब अकबर ने इस प्रदेश को जीत लिया तो उसे सूबा माना जाने लगा और इस प्रशासन की भाषा को फारसी थी, लेकिन बंगाली एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित हो रही थी। वस्तुतः 15वीं शताब्दी तक आते आते उपभोग भाषाओं तथा बोलियों का बंगाली समूह एक साहित्यिक भाषा के द्वारा एकबद्ध हो गया और यह साहित्यिक भाषा उस क्षेत्र के पश्चिमी भाग की बोलचाल की भाषा थी, जिसे अब पश्चिमी बंगाली कहा जाता है। और यद्यपि बंगाली का उद्भव संस्कृत से ही हुआ है, पर यह अपने क्रम विकास की अनेक अवस्थाओं से गुजरी है। इसके अलावा गैर संस्कृत शब्दों का एक विशाल शब्द भंडार, जो जनजातीय भाषाओं, फारसी, यूरोपीय भाषाओं सहित अनेक स्रोतों से इसे प्राप्त हुआ है, आधुनिक बंगाली का एक हिस्सा बन गया है। बंगाली के प्रारंभिक स्रोत साहित्य दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। एक श्रेणी संस्कृत की ऋणी है और दूसरी उससे स्वतंत्र है। पहली श्रेणी में संस्कृत महाकाव्यों के अनुवाद, मंगल काव्य और भक्ति का साहित्य जैसे गौड़ीय वैष्णव आंदोलन के नेता श्री चैतन्य देव की जीवनियां आदि शामिल हैं। पहली श्रेणी के ग्रंथों का काल निर्णय करना अपेक्षाकृत सरल है, क्योंकि ऐसी अनेक पांडुलिपियां पाई गई हैं जिनमें यह इंगित किया गया है कि उनकी रचना 15वीं शताब्दी से के उत्तरार्ध और 18वीं शताब्दी के मध्य भाग के बीच की गई थी। दूसरी श्रेणी की कृतियां मौखिक रूप से कहीं सुनी जाती थी, इसीलिए उनका काल निर्णय सही नहीं किया जा सकता है और वे खास तौर पर पूर्वी बंगाल में लोकप्रिय थी, जहां ब्राह्मणों का प्रभाव अपेक्षाकृत कम था। पीर और मंदिर। 16वीं शताब्दी से लोगों ने बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल के कम उपजाऊ क्षेत्रों को छोड़कर दक्षिण पूर्वी बंगाल के जंगली तथा दलदली इलाकों में प्रवास करना शुरू कर दिया था और ज्यों-ज्यों वे पूर्व की ओर बढ़ते गए, वे जंगलों को साफ करके भूमि की धान की खेती करने लगे और सने सने स्थानीय मछुआ तथा स्थानांतरीय खेती करने वाले लोग, जो अक्सर जनजातीय थे, किसानों के नए समुदायों में मिल गए। और इन्हीं दिनों बंगाल पर मुगलों का नियंत्रण स्थापित हो गया था और जिन्होंने पूर्वी डेल्टा प्रदेश के केंद्रीय भाग में स्थित ढाका नगर में अपनी राजधानी स्थापित की थी। अधिकारी और कर्मचारी लोग भूमि प्राप्त करके अक्सर उस पर मस्जिदें बना लेते थे, जो इन इलाकों के धार्मिक रूपांतरण के केंद्रों के रूप में काम आती थी। प्रारंभ में बाहर से आकर यहाँ बसने वाले लोग इन अस्थिर परिस्थितियों में रहने वाले कुछ व्यवस्था तथा आश्वासन चाहते थे और ये सुख सुविधाएं तथा आश्वासन उन्हें समुदाय के नेताओं ने प्रदान की। ये नेता शिक्षकों और निर्णायकों की भूमिका भी अदा करते थे और कभी कभी ऐसा समझा जाता था कि इन नेताओं के पास अलौकिक शक्तियां हैं और स्नेह और आदर से लोग इन्हें पीर कहा करते थे। इस पीर श्रेणी में संत, सूफी और अन्य धार्मिक महानुभाव, साहसी, उपनिवेशी, देवत्व, सैनिक एवं योद्धा, विभिन्न हिंदू, बौद्ध देवी देवता, यहाँ तक कि जीवात्माएं भी शामिल हैं। वीरों की पूजा पद्धतियां बहुत ही लोकप्रिय हो गईं और उनकी मजारें बंगाल में सर्वत्र पाई जाती हैं। बंगाल में 15वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में मंदिर बनाने का दौरा जोरों पर था और 19वीं शताब्दी में आकर समाप्त हो गया। हमने देखा कि मंदिर और अन्य
धार्मिक भवन अक्सर उन व्यक्तियों द्वारा बनाए जाते थे जो शक्तिशाली बन रहे थे और वे इसके माध्यम से अपनी शक्ति भक्ति भाव का प्रदर्शन करना चाहते थे। और बंगाल के साधारण ईंटों मिट्टी गारे से अनेक मंदिर निम्न सामाजिक समूह जैसे कालू, तेली, कंसारी, घंटा धातु के कारीगर आदि के समर्थन से बने। यूरोप की व्यापारिक कंपनियों के आ जाने से नए आर्थिक अवसर पैदा हुए और इन सामाजिक समूहों से अनेक परिवारों ने इन अवसरों का लाभ उठाया और जैसे जैसे लोगों की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति सुधरती गई, उन्होंने इन स्मारकों के निर्माण के माध्यम से अपनी प्रतिष्ठा की घोषणा कर दी। और जब स्थानीय देवी देवता जो पहले गांवों में छान छप्पर वाली झोपड़ियों में पूजे जाते थे को ब्राह्मणों द्वारा मान्यताएं प्रदान की गई, तो उनकी प्रतिमाएं मंदिरों में स्थापित की जाने लगी। और इन मंदिरों की शक्ल या आकृति बंगाल की छप्परदार झोपड़ियों की तरह दो चाला दो छतों वाली, चौचाला चार छतों वाली होती थी। इसके कारण मंदिरों की स्थापत्य कला में विशिष्ट बंगाल शैली का प्रादुर्भाव हुआ और अपेक्षाकृत अधिक जटिल चौचाला यानी चार छतों वाली ढांचे में चार त्रिकोणीय छतें चार दीवारों पर रखी जाती थी, जो ऊपर तिर्यक रेखा या एक बिंदु तक जाती थी। मंदिर आमतौर पर एक वर्गाकार चबूतरे पर बनाए जाते थे और उनके भीतरी भाग में कोई सजावट नहीं होती थी, लेकिन अनेक मंदिरों की बाहरी दीवारें चित्रकारियों, सजावटी टाइलों अथवा मिट्टी की पंक्तियों की सजी होती थी। और कुछ मंदिरों में, विशेषकर पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले में विष्णुपुर के मंदिरों में, ऐसी सजावटें अत्यंत उत्कृष्ट कोटि तक पहुंच चुकी थी। मछली भोजन के रूप में परंपरागत भोजन संबंधी आदतें और आमतौर पर स्थानीय रूप में उपलब्ध खाद्य पदार्थों पर निर्भर करती है। और बंगाल के एक तटीय नदीय मैदान है जहां मछली और धान की उपज बहुतायत होती है, इसलिए ये स्वाभाविक है कि इन दोनों वस्तुओं को गरीब बंगालियों की भोजन सूची में भी प्रमुख स्थान प्राप्त है। मछली पकड़ना वहां का प्रमुख धंधा रहा है और बंगाली साहित्य में मछली का स्थान स्थान पर उल्लेख मिलता है। इससे ज्यादा और क्या होगा कि मंदिरों और बौद्ध विहारों की दीवारों पर जो मिट्टी की पट्टियां लगी हैं, उनमें से मछलियों को साफ करते हुए और टोकरियों में भरकर बाजार ले जाते हुए दर्शाया गया है। ब्राह्मणों को सामिस भोजन करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन स्थानीय आहार में मछली की लोकप्रियता को देखते हुए ब्राह्मण धर्म के विशेषज्ञों ने बंगाली ब्राह्मणों के लिए इस निषेध में ढील दे दी और बृहधर्म पुराण, जो बंगाल में रचित 13वीं शताब्दी का संस्कृत ग्रंथ, ने स्थानीय ब्राह्मणों को कुछ खास किस्मों की मछली खाने की अनुमति दे दी थी। तो आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं कल अगली क्लास के साथ।